हेलो, आगे नेक्स्ट पॉइंट चलो पढ़ते हैं आज 12th क्लास का कैंसर वाला पॉइंट थी। कैंसर रोग समूह का ऐसा रोग जिसके लक्षण शरीर के किसी ऊतक या अंग में स्थित कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि व गुणन के कारण उत्पन्न होता है, उसे कैंसर कहलाता है। कैंसर होने का रीजन क्या है? ऊतक या फिर शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि और गुणन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे गुबारनुमा संरचना बन जाती है, वही कहलाते हैं कैंसर। शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होती है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन होता है वो अत्यधिक नियमित और कंडीशन में होता रहता है, जबकि कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। जो नियमित क्रियाविधि से अपनी कोशिका विभाजन होती रहती है उसमें नियमन की क्रियाविधि टूट जाती है, जिसके कारण ट्यूमर या गांठ या अर्बुद का निर्माण होता है, जिसके कारण उस जगह पे क्या बन जाता है, किसी उभार सा बन जाता है, जहाँ पे जैसे मान लो ये अपन इमेजिन करें जैसे शरीर का कोई भाग है, वहाँ पे यहाँ पे कोशिका या नियमित विभाजन होने लग गई तो यहाँ पे एक उभारनुमा संरचना बनेगी। तो जो उभारनुमा संरचना बनती है वही ट्यूमर या गांठ के नाम से जानी जाती है। ट्यूमर दो प्रकार की होती है, एक तो सुदम जिसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, एक दुर्दम जिसको मैलिग्नेट ट्यूमर बोलते हैं। देखो आपने बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेट ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। क्या बिनाइन ट्यूमर, देखो ये ट्यूमर अपनी उत्पत्ति स्थान तक ही सीमित रहती है। इसकी विशेषता होती है कि जैसे मान लो शरीर के किसी भी भाग में अगर ये बन गई तो वो उसी स्थान तक सीमित रहती है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलती, ये फैलने वाली नहीं होती है, अतः इसे नॉन मेटास्टेटिस भी कहते हैं। अतः इसे इसके नाम से जानते हैं, नॉन मेटास्टेटिस। इसे आसानी से शल्य क्रिया द्वारा हटा सकते हैं। अगर किसी भी भाग में हो गई ये ट्यूमर बन गई है तो उसको आसानी से शल्य क्रिया सर्जरी के माध्यम से वहाँ से हटा दिया जाता है, शल्य क्रिया द्वारा इसको आसानी से हटा दिया जाता है। फिर है मैलिग्नेट ट्यूमर। ये ट्यूमर शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करती है। मैलिग्नेट ट्यूमर की विशेषता होती है कि शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करती है। जैसे मान लो एक भाग में अगर कोई गांठ बन गई तो उस दूसरे भाग तक फैल जाती है, क्योंकि आपको पता है हमारी ब्लड है जो बॉडी में से एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट होता रहता है। शरीर नर्वस सिस्टम होता है जो एक भाग से दूसरे भाग तक कनेक्टिंग होता है, तो इसके माध्यम से फैलती रहती है। इसमें कैंसर युक्त कोशिकाएं रुधिर व लसिका के साथ बहकर शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है और वहाँ पर ट्यूमर उत्पन्न करती है, जिसमें जो कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिका है ना वो रुधिर या लसिका के साथ बह करके अधर भाग तक पहुंच जाती है और वहाँ पर ट्यूमर उत्पन्न कर देती है। तो इस दुर्दम या इसे मैलिग्नेट ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेट ट्यूमर क्या होता है, इसी का नाम है, अर्थात इसे मेटास्टेटिस, और यहाँ से एक पॉइंट बनता है मेटास्टेटिस के नाम से। नॉन मेटास्टेटिस और मेटास्टेटिस क्या होते हैं? तो मेटास्टेटिस में तो एक जगह से दूसरी जगह फैलने की क्षमता होती है, और नॉन मेटास्टेटिस का मतलब, नॉन का मतलब फैलने की क्षमता इसमें नहीं होती है। फिर कैंसर के कारण, कैंसर फैलाने वाले कारकों को कैंसर जन कहते हैं, जिसे भौतिक, रासायनिक, जैविक और इतर कारक है। देखो सबसे फर्स्ट में भौतिक कारक, जैसे मान लो एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, पेराबैंगनी किरणें, जैसी आयनकारी किरणें डीएनए को क्षति पहुंचाती है। जो मनुष्य का डीएनए होता है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है ये एक्स किरणें, गामा किरणें, पेराबैंगनी किरणें, जो भौतिक कारक है। फिर रासायनिक कारक, तंबाकू के धुएं में उपस्थित केमिकली तो है ना, केमिकली कारक। कार्सिनोजन फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न करता है। सबको पता है कि तंबाकू के कारण फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न होती है। फिर जैविक कारक, ओन्कोजिन्स अनेक प्रकार के विषाणु उत्पन्न कर मनुष्य कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो इसे ओन्कोजिन विषाणु कहते हैं। और आनुवंशिक कारक, ओन्कोजिन सामान्य परिस्थिति में कैंसरकारी रूपांतरण प्रारंभ कर देते हैं। फिर देखो कैंसर के शरीर में कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो ये कारक हो गई ना अपने, जैसे अपने कारक पढ़े इसमें भौतिक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, जैविक कारक हैं, और उसके अलावा अपने जो कारक हैं वो आनुवंशिक कारक हैं। ये तीनों कारक हैं जो कैंसर उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब कैंसर के शरीर में कौन कौन से लक्षण हैं, देखो कैंसर के लक्षण क्या क्या हैं? शरीर के भार में कमी होना, खाना खाने में कठिनाई, गले में दर्द होना, सूजन आना, खांसी आना, आवाज़ का साफ नहीं आना, उदर में दर्द होना, घाव का लंबे समय तक ठीक न होना, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? कैंसर के होते हैं। फिर कैंसर विज्ञान और निदान, कोशिकीय परीक्षण, कोशिकीय परीक्षण में आपने नाम तो सुना होगा बायोप्सी। देखो बायोप्सी क्या होती है, इसके अंतर्गत कैंसर ग्रस्त कोशिका, जो कोशिका जिस भाग में कैंसर बनी हुई, कैंसर ग्रस्त कोशिका ऊतक को चीरा लगाकर बाहर निकालकर स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा जाता है। फिर उसकी स्लाइड बनाते हैं, फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उसकी स्टडी करते हैं कि कैंसर उत्पन्न होने का रीजन क्या था। इसे ऊतक विकृति जांच या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं, कि जिस भाग में कैंसर हो गई है उस भाग की जांच करते हैं पूरी कंप्लीटली। पहले कैंसर को वहाँ से चीरा लगा के निकाल दिया जाती है गांठ को, फिर उस भाग की स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं डॉक्टर्स, तो उसे बोला जाता है ऊतक विकृति जांच या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि भाई होने का रीजन क्या है कैंसर। प्रतिबिंबन तकनीक, एक्सरे, फर्स्ट एक्सरे का नाम सुना है आपने। स्तनों की कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए मेमोग्राफी की जाती है। क्या करते हैं? मेमोग्राफी की जाती है
स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए। स्तन कैंसर आजकल ये बहुत ही आम डिजीज होता जा रहा है कैंसर का। फिर देखो सिटी स्कैन, कंप्यूटर व एक्सरे दोनों के सम्मिलित प्रयोग से आंतरिक अंगों के त्रिविमीय चित्र प्राप्त करते हैं। सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोनोग्राफी या सिटी स्कैन कंप्यूटर व एक्सरे दोनों के सम्मिलित प्रयोग से अंगों के त्रिविमीय चित्र प्राप्त करते हैं। फिर MRI, मैग्नेटिक MEGNET, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें तीव्र चुंबकीय किरणों का, MRI में कौन सी किरणें काम में आती है? चुंबकीय किरणें काम में आती है, प्रयोग होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और कौन से अंगों के लिए काम में ले जाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले त्रिविमीय प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं MRI में, जिनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। फिर रासायनिक परीक्षण देखो, ये था अपना प्रतिबिंब तकनीक, आ गया रासायनिक। रक्त में कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की उपस्थिति देता है। इन कोशिकाओं द्वारा स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति की जांच की जाती है। सीधी जांच, एंडोस्कोप द्वारा श्वसन मार्ग या मूत्र मार्ग आदि की जांच करते हैं, जिसमें अगर कैंसर होगी तो उसका पता लगाया जाता है। आणविक जीव विज्ञान की तकनीक वंशागत कैंसर के लिए काम में आती है। तो बचाव क्या कर सकते हैं देखो, तो उससे पहले अपने हो गए कैंसर के विज्ञान और निदान। कोशिकीय परीक्षण था एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट अपना कोशिकीय परीक्षण। दूसरा प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन के अंदर एक्सरे हो गया, एक्सरे के बाद में इसमें सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, फिर रासायनिक परीक्षण आ गया, फिर सीधी जांच होगी, फिर आणविक जीव विज्ञान की तकनीक हो गई। फिर बचाव, बचाव देखो, धूम्रपान तथा तंबाकू युक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए और विकिरणों से बचाव करना चाहिए। धूम्रपान, तंबाकू सभी के कारणों क्या कैंसर होता है, तो इनसे बचाव करना चाहिए। जो भी विकिरण जैसे मान लो एक्सरे वगैरह या जहाँ पे किए जाते हैं सिटी स्कैन, तो उनका बचाव करना चाहिए। अनावश्यक कभी एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI ये नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कैंसर उत्पन्न होती है। उपचार, कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसो चिकित्सकीय औषधियों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक चिकित्सा, कीमोथेरेपी द्वारा दुष्प्रभाव होते हैं ना, बालों का झड़ना, नाम तो सुना, एनीमिया, खून की कमी, जी मचलाना आदि। ट्यूमर की कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव से बची रहती है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें नष्ट नहीं कर पाता, अतः रोगी को वाई इंटरफेरोन दिया जाता है जो अबुर्द को नष्ट करता है। अगर अपना प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बनाए रख लेंगे, लेकिन फिर भी अपनी जो गांठ होती है, ट्यूमर होती है, वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र इसको नष्ट ही नहीं कर पाता है, प्रभावी रहती है, तो इसे वाई इंटरफेरोन दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अबुर्द को नष्ट करने के लिए रोगी व्यक्ति को दिया जाता है क्या? वाई इंटरफेरोन दिया जाता है। और ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग, ये वाले पीछे वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले वीडियो में आ गई। इसके पीछे के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।